सरला के बेटे सुंदर ने हाल में ही अपने पसंद की लड़की से शादी की थी और सरला की बहू थी साउथ इंडियन। जितनी वो दिखने में सुंदर थी उतना ही स्वाद चंपा कली के खाने में था। अरे विमला, बहू के हाथों में तो क्या स्वाद है, खाकर ही मजा आ जाता है। अरे सच में, जैसी तेरी बहू है उससे भी ज्यादा स्वाद तेरी बहू के खानों में है। हाँ हाँ, और होगा भी क्यों नहीं, आखिर बहू किसकी है। वैसे तुझे पता है, जब मैं बहू को देखने गई थी पहले तो गुस्सा थी कि मेरा नालायक औलाद किससे शादी कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी बहू चंपा कली को देखा तो मेरा गुस्सा शांत हो गया। और थोड़ा बहुत जो गुस्सा बचा था वो तब शांत हो गया जब बहू ने नींबू वाले चावल खिलाए। आय हाय, क्या स्वाद आया था उसमें। अरे जिस नींबू के चावल की तू तारीफ कर रही है वो भी इतने दिनों से, वो मुझे कभी चखने को भी नहीं मिला। ये नहीं होता तुझे कि किसी दिन ये खट्टे चावल मेरे घर भी पहुंचा दे। अरे उसे खाने के बाद मुझे कुछ याद रहे तब तो मैं तेरे घर उसे भिजवा दूं। खैर, आज बहू नींबू वाले चावल बना रही है, खा कर ही जाइयो। अरे हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी बहू के हाथों के खाने की तारीफ तो हर कोई करता है। कुछ समय बाद ही सरला की बहू हॉल में आती है और वो अपनी सास के साथ पड़ोसन को बैठा हुआ देखकर अपनी सास से कहती है, माँ जी, लेमन राइस बना दिया है मैंने, आपके लिए और आंटी जी के लिए ले आऊं? अरे बहू, इसी के इंतजार में मैं बैठी हुई थी। ला जल्दी ला, मैं भी तो देखूं सरला को तेरे नींबू वाले चावल इतने क्यों पसंद आते हैं। बस वो उसकी तारीफ ही करती रहती है। अब चंपा कली भी अपनी सास के साथ साथ अपनी पड़ोसन विमला के लिए लेमन राइस लेकर आती है और दोनों ही बड़े चाव से लेमन राइस खाते हैं। और विमला तो दोबारा भी मांग लेती है और लेमन राइस खाने के बाद सरला की बहू से कहती है, अरे तूने तो साउथ की बहू लाकर ना सिर्फ घर का टेस्ट बल्कि खाने का भी टेस्ट बदल दिया। बहू, क्या नींबू वाले चावल बनाए हैं तूने? ऐसा खाना तो मैंने आज तक भंडारे में भी नहीं खाया। अरे बहू, इसकी बातों पर ध्यान मत दे, इसका रोज का ही है। भंडारे की लाइन में भी सारा दिन गुजारना है। माँ जी, अब और लेंगी क्या? थोड़े से और बचे हैं, थोड़े ही बनाए थे। नहीं बहू, अब तू खा ले, और सुंदर आए तो उसके लिए भी बना दियो। ये नींबू वाले चावल उसे खूब पसंद है। विमला को सरला की बहू के हाथों के लेमन राइस खूब पसंद आते हैं और वो अपनी बहू को भी कहती है कि वो सरला की बहू की तरह ही लेमन राइस बनाया करे। लेकिन किसी को लेमन राइस बनाने नहीं आते थे, जिस वजह से विमला भी सरला के घर अब कुछ ज्यादा ही आने लगी थी ताकि उसे सरला की बहू के हाथों का लेमन राइस खाने को मिल जाए। अरे सरला, तू तो खाना ऐसे छुपा रही है जैसे मैं तेरा खाना छीनने ही आई हूँ। अरे नहीं, मैं तो बस प्लेट रखने जा रही थी। वैसे जब से तूने मेरी बहू के हाथ के लेमन राइस खाए हैं तब से तू कुछ ज्यादा ही मेरे घर आने जाने लग गई है। क्या बात है? अरे अब मैं तुझसे मिलने नहीं आती तो तू कहती कि आजकल दिखती ही नहीं है और मिलने भी नहीं आती है, तो बस इसलिए मैं तुझसे मिलने आ गई। अब तू कह रही है कि बहुत आना जाना करती है। तू बता, तू चाहती क्या है? ना हो क्या तेरे घर? चल ये ले, थोड़ा सा बचा है, खा ले। और मैं अच्छे से जानती हूँ तो मेरे घर मेरी बहू के हाथों के बने लेमन राइस खाने ही आती है। माना कि तेरी बहू के हाथों का लेमन राइस बहुत पसंद है मुझे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तेरे घर यही खाने खाने आऊँ। अरे आराम से खा, खा तो ऐसे रही है जैसे तेरे घर वालों ने ना जाने कब से तुझे खाना ही नहीं दिया। सरला, तुझे अब क्या बताऊं, कल मेरी बहू से मेरा झगड़ा हो गया, वो भी इस बात को लेकर कि तू भी मेरे लिए ऐसे नींबू राइस बना। लेकिन मेरी बहू ने तो साफ साफ मना कर दिया। और पता है क्या कहती है? आपको तो मैं गर्म रोटी ना बना के दूं तो ये लेमन राइस तो दूर की बात है। तू भी अपनी बहुओं को ये सब काम कह ही क्यों रही है? तू भी बिना बात मुद्दा बना रही है, जबकि 2-3 दिन से रोज तू मेरे घर से नींबू वाले चटपटे चावल खाकर जाती है। और तू उसके बदले में कितना सुनाती है। अरे ये भी तो देख, तेरी बहू को कुछ कहना नहीं पड़ता। ऐसे ही समय बीत रहा था। रोज ही जो भी बासी चावल बच रहे थे उसका चंपा कली लेमन राइस बना दिया करती थी, जिसे सरला तो बड़े चाव से खाती। साथ में चंपा कली का पति सुंदर भी अपने ऑफिस लेमन राइस लेकर जाया करता, जिसकी खूब तारीफ हुआ करती थी। एक रोज शाम के समय सभी हॉल में बैठे होते हैं। बहू, जब से तू इस घर में आई है अपने साहू का खाना खिला खिला कर तूने जीभ का स्वाद ही बदल दिया। कहाँ मैं उबली हुई सब्जी खाती थी और ये तो खाना छूता भी नहीं था। आज ये नहीं खाना, इसमें तेल है, डाइट पर हूँ, ऐसा बोल बोल कर ये सब खाना नहीं खाता था।
लेकिन अब जब देखो खाता भी है और ऑफिस भी लेकर जाता है। माँ आपको पता नहीं है, मेरे ऑफिस में मेरे सारे दोस्त चंपाकली के हाथों के खाने के फैन बन चुके हैं और जब भी मैं ऑफिस पहुँचता हूँ मुझसे मेरा खाना छीन कर खाने लग जाते हैं। और अपनी पड़ोसन विमला, वो तो रोज 2 बार आती है यही नींबू वाले चावल खाने के लिए। बहू सच में तेरे हाथों में तो जादू है। सरला, सुंदर और विमला के साथ साथ सभी को चंपाकली के हाथों का लेमन राइस बहुत पसंद आ रहा था। लेकिन अब सब इस बात से अनजान थे कि चंपाकली आखिर लेमन राइस बनाती कैसे है। एक रोज सरला के पेट में दर्द होता है और उसे उल्टियां होने लगती हैं। और जब सरला को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो डॉक्टर चंपाकली से कहता है कि बासी खाना और ज्यादा खाना खाने से सरला को फूड पॉइजन हो गया है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं खाया। लेकिन बहू तो सुबह शाम सिर्फ ताजे चावल के साथ नींबू वाले चावल बना देती है। क्यों बहू? माँ जी, आज आप ये चावल मत खाइए क्योंकि आपको दवा लेनी है और आपके लिए दवा जरूरी है, वरना आप ठीक नहीं होगी। अरे बहू, वो डॉक्टर ही मुझे पागल लग रहा था। मैं भला बासी खाना क्यों खाऊंगी, बल्कि तू तो मुझे हर वक्त खाना ताज़ा बनाकर खिलाती रहती है। हाँ माँ जी, अब आप दवा खाकर आराम कर लीजिए, तब तक मैं आपके लिए कुछ हल्का सा खाना बना दूं, दलिया या खिचड़ी। अरे नहीं बहू, मुझे तो वही चावल खाने हैं। इतने दिन से खा रही हूँ, लेकिन एक भी बार मन में ये नहीं आ रहा कि अब ना खाऊं। सरला की बहू अपनी सास को कुछ नहीं कहती है और वो किचन में खाना बनाने चली जाती है। तभी चंपाकली का फोन आता है और वो अपने कमरे में फोन पर बात करने चली जाती है। लेकिन कुछ देर बाद जब सरला किसी काम से किचन में आती है तो वो देखकर हैरान थी कि उसकी बहू ने बहुत सारे चावल उबाल रखे हैं। ये चावल कम से कम 5 किलो से ज्यादा होंगे और इसने उबाल कर कपड़े में बांध रखे हैं। इसका मतलब कि वो डॉक्टर सही कह रहा था कि मुझे बासी खाने से उल्टियाँ लगी हैं। माँ जी, आप किचन में, मुझे कह दिया होता क्या काम था। वो सब छोड़ और ये बता कि ये क्या है। तू नींबू वाले चावल कौन से चावल के बनाती आई है? ये उबले हुए 4 दिन पुराने चावल के। माँ जी, अब तो आपको पता ही चल गया है कि ये चावल बासी है, लेकिन ये चावल कल उबले हैं और ये 2-3 दिन चलेंगे। सिर्फ मैं चावल में तड़का लगाती हूँ, राई, हींग, मूंगफली, काजू और लेमन का। बहू तू ये सब करती रही, लेकिन मुझे तुझ पर शक भी नहीं हुआ। और तो और तूने जो भी किया है सही नहीं किया। तेरे बासी चावल की वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई। माँ जी, तो मैं क्या करती, चावल बनाने में भी तो समय लगता है और ये उबले हुए बासी चावल तो पता ही नहीं चलते हैं तड़का लगाने के बाद। सरला को अब जब पता चलता है कि उसकी बहू कैसे लेमन राइस बना रही है, वो लेमन राइस का नाम भी नहीं लेती और तो और अगले महीने के राशन में वो चावल भी नहीं लाती। ना रहेगा चावल, ना बनेगा बासी चावलों का लेमन राइस। कनिका एक बहुत ही आदर्श बहू थी जो अपनी सास उर्मिला और पति योगेश का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। उनकी हर जरूरतों को पूरा करती, जिसके चलते उसके आस पड़ोस की सभी औरतें उसे सास और पति की गुलाम बहू का ताना भी मारती थीं। लेकिन वो सभी की बातों को अनसुना कर दिया करती। एक दिन वो घर का सारा काम खत्म करके रसोई से खाने की थाली लेकर अपने कमरे में जाती है और बेड पर बैठकर जैसे ही खाने का एक निवाला उठाकर खाने लगती है, तभी उसकी सास अपने कमरे से आवाज लगाती है, अरे बहू, कहाँ है तू? तुझे मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या? जल्दी से मेरे लिए तेल गरम करके ला और सर में मालिश कर दे। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। कहाँ है तू? जी माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। सुन लिया मैंने, बस 2 मिनट का टाइम दीजिए। कनिका इतना कहकर खाने की थाली बेड पर ही छोड़कर कमरे से निकलकर रसोई में तेल गरम करने के लिए जा रही होती है कि तभी हॉल में बैठा उसका पति योगेश, जो कि लैपटॉप पर काम कर रहा था, कनिका का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहता है, अरे कहाँ भागी जा रही हो इतनी स्पीड में? अरे मेरा लैपटॉप का चार्ज खत्म होने वाला है, जरा भाग के कमरे से चार्जर ले आओ। लेकिन वो अरे यार, क्या तुम कब से खड़ी हो वो मैं करे जा रही हो? अरे इतनी देर में तो चार्जर ले आती भाग के। जाओ जाओ। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। कनिका इतना कहकर हॉल से वापस अपने कमरे में जाती है और जल्दी ही अलमारी से लैपटॉप का चार्जर लेकर नीचे आती है, अपने पति को देती है, जिसके बाद वो भागते हुए जल्दी से रसोई में जाती है
और तेल को कटोरी में गर्म करने के लिए रख रही होती है। तभी उसकी सास उसे फिर से आवाज देती है। कहाँ मर गई बहू तू? भांग की गोली खाई हुई है क्या तूने, जो मेरी बातें सुनाई नहीं दे रही? कब से आवाज लगा रही हूँ लेकिन सुन ही नहीं रही है। बस आ रही हूँ बोले जा रही है। जी माँ जी सुन रही हूँ, बस 1 मिनट दीजिए, आ गई। कनिका इतना कहकर जल्दी ही तेल की कटोरी लेकर अपनी सास के कमरे में जाती है तो देखती है कि वो सर पर रुमाल बांधे बेड पर लेटी है। तभी वो उसके पास जाकर कहती है, लाइए माँ जी, मैं आपके सर की मालिश कर देती हूँ। आपको बहुत दर्द हो रहा है ना सर में? चलो भगवान का शुक्र है तू आ तो गई तेल लेकर मेरे कमरे में। मुझे तो लगा था इस जन्म में तो तू आ ही नहीं पाएगी मेरे पास। यहाँ कब से मेरा सर फटा जा रहा है दर्द से। माफ कर दीजिए माँ जी देरी के लिए। लाइए, मैं अभी आपके सर में तेल की मालिश कर देती हूँ। देखना, आपके सिर का दर्द 2 मिनट में गायब हो जाएगा। कनिका इतना कहकर अपनी सास के सर में तेल की मालिश करने लगती है, जिससे उर्मिला को काफी आराम मिलता है और उसकी आंखें भी लग जाती हैं। जिसके बाद वो कमरे की लाइट बंद करके चुपचाप वहां से निकलकर चली जाती है। जैसे ही वो फिर खाने के लिए बैठती है तभी उसका पति योगेश उसे फिर से आवाज देकर बुलाता है। वो फिर खाना छोड़कर उसके पास चली जाती है तो वो कहता है, अरे यार, 1 कप मेरे लिए चाय बना दो। वो क्या है ना, मुझे झपकी आ रही है और मैं सो गया तो मेरा सारा काम रह जाएगा। जी क्यों नहीं, बस अभी बना कर लाती हूँ। आप चाय के साथ कुछ और लेंगे? अरे नहीं नहीं बाबा, सिर्फ चाय बना दो, लेकिन हाँ थोड़ी कड़क अदरक वाली बनाना। जी अभी लेकर आती हूँ। वो फिर से रसोई में जाती है और चाय बनाने लगती है। थोड़ी ही देर बाद वो चाय लेकर हॉल में जाती है और अपने पति को देती है। जिसके बाद वो फिर से खाना खाने अपने कमरे में जाती है। लेकिन जैसे ही खाना खाने के लिए बैठती है तो उसकी नजर सामने दीवार पर लगी घड़ी पर जाती है, जिसमें शाम के 5 बज रहे थे। वो ये देखकर अपने आप से कहती है, अरे 5 बज गए हैं, दोपहर से शाम हो गई। अब तो खाने का भी समय निकल गया। मुझे तो अभी मार्केट में जाना है सब्जियां लेने, वरना शाम को खाना क्या बनाऊंगी। एक काम करती हूँ, खाना ले जाकर रसोई में ढक कर रख देती हूँ। अब सीधे रात में ही खाऊंगी। कनिका इतना कहकर खाने की थाली के आगे हाथ जोड़कर उसे लेकर रसोई में दूसरी थाली से ही ढक देती है और खुद मार्केट से सब्जियां लेने के लिए चली जाती है। समय बीतता है। समय के साथ साथ अपनी सास और पति की सभी चीजों का ध्यान रखते रखते वो सच में अपनी सास और पति की गुलाम बहू बन गई थी। ऐसे ही एक दिन कनिका हॉल की सफाई कर रही होती है। तभी उसकी सास वहां आती है और उससे कहती है, बहू आज मेरी सहेली के घर में पूजा है तो जल्दी से अपना काम खत्म करके तैयार हो जा, हमें वहाँ जाना है। उसका घर दूर है तो हम अभी निकलेंगे तभी पहुँचेंगे। जी जी माँ जी, बस हॉल की थोड़ी सी सफाई रह गई है, मैं उसे करके तैयार होने के लिए चली जाऊंगी। ठीक है, लेकिन देर मत करियो। उर्मिला और कनिका की बातें उनके पीछे खड़ा योगेश भी सुन रहा होता है, जिसे सुनकर वो उनके पास आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ आपको जहाँ जाना है जाइए, लेकिन कनिका कहीं नहीं जाएगी। वो मेरे साथ मेरे दोस्त के घर जाएगी। वो बहुत दिन से हमें बुला रहा है। मेरी इज्जत का सवाल है, प्लीज कनिका तुम मेरे साथ चलोगी, समझी? जी समझ गई, मैं आपके साथ चलूंगी। बिल्कुल भी नहीं, तू सिर्फ मेरे साथ जाएगी। तू कोई इसकी गुलाम नहीं है जो जब देखो इसकी ही बात सुनेगी। माँ गुलाम तो ये आपकी भी नहीं है जो हमेशा आप जो बोलेंगी वही कनिका करेगी। और मुझे वैसे ही ऑफिस से कम छुट्टियां मिलती है, इसलिए आज कनिका सिर्फ मेरे साथ जाएगी और आप इसे अपने साथ फिर किसी दिन ले जाना। अपने पति और सास को लड़ता हुआ देखकर कनिका अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। दोनों उससे अपनी अपनी बात मनवाने में लगे थे। कोई उसे एक बार भी नहीं पूछता कि वो जाना चाहती है या नहीं। उनकी सारी बातें दरवाजे पर खड़ी हाथों में खीर की कटोरी लिए उनकी पड़ोसन कमला सुन रही थी, जिसे सुनकर वो अंदर आकर कहती है, गुलाम नहीं है तो तुम दोनों बोल ही रहे हो, लेकिन असलियत ये है कि तुम दोनों ने मिलकर इस घर की बहू को सच में अपना गुलाम बना कर रखा है। तुम लोग जहाँ कहो जैसा कहो वैसे रहे, बस तुम्हारे बारे में ही सोचे। क्यों, उसकी कोई अपनी इच्छा नहीं है क्या? जाने दीजिए आंटी जी, आप जाइए यहाँ से, ये हमारे घर का मामला है। जानती हूँ बहू, और मुझे भी कोई शौक नहीं लगा है कि किसी के घरेलू मामले में बोलने का, लेकिन क्या करूँ, तेरी ये गुलामों वाली हरकत मुझसे देखी नहीं गई, इसीलिए बोल पड़ी। तुझे बुरा लगे या भला, लेकिन सच तो यही है कि तू अपने सास और अपने पति की गुलाम बहू बनकर रह गई है और कुछ नहीं।
कमला तू ऐसे बोलकर मेरी बहू को क्यों भड़का रही है? अपनी सास और पति की सेवा करने में कोई गुलामी हो जाती है क्या? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन जब सिर्फ ये फिक्र और ख्याल एक तरफ से ही हो तो ये गुलामी हो जाती है। तुम्हें अपनी बहू से अपने घर के सारे काम करवाना याद रहता है, फिर चाहे वो तुम्हारी जरूरत की चीजें हो या कहीं आना जाना हो, लेकिन क्या कभी अपनी बहू से जुड़ी कोई बात याद रहती है? मैं कुछ समझी नहीं, क्या कहना चाहती है तू? मतलब ये कि आज तेरी बहू का जन्मदिन है तो तुम लोगों को याद नहीं था, लेकिन हाँ तुझे इसे अपनी सहेली के घर ले जाना याद है। और बेटा तुझे तो अपने दोस्तों के घर ले जाना याद है। एक इंसान एक ही समय पर दो लोगों की बातें कैसे मान सकता है? फिर भी तुम दोनों बहस कर रहे हो अपने अपने मतलब के लिए। किसी ने बहू का सोचा? अपनी पड़ोसन की बातें सुनकर कनिका की सास और पति की नजरें नीचे झुक जाती हैं और उन्हें अपनी गलती का पछतावा होता है, जिसके बाद दोनों कनिका से अपनी गलती की माफी मांगते हैं और उसका जन्मदिन धूमधाम से मनाते हैं। साथ ही आगे से अपनी किसी भी जरूरत के लिए उस पर कोई दबाव नहीं डालते, बल्कि अपनी जरूरत के साथ साथ उसका भी ख्याल रखना शुरू कर देते हैं। गीतिका रसोई में सबके लिए खाना बना रही थी। तभी वहाँ पर उसकी भाभी करीना आती है और अपनी ननद को खाना बनाते देखकर करीना कहती है, अरे ननद जी, आप यहाँ खाना क्यों बना रही हो? मुझे बोल दिया होता ना, मैं खाना बना देती। भाभी आप ही तो सब कर रही हो। जब से भैया का देहांत हुआ है तब से लेकर आज तक आपने ही तो घर चलाया है। बाहर भी काम करती हो और घर के भी सारे काम आप ही करती हो। ननद जी, ये आप क्या बोल रही हो? ये घर मेरा नहीं है क्या? और आपके भैया के जाने के बाद उनकी जिम्मेदारी मुझे ही तो संभालनी है ना। मुझे इसमें कोई शिकायत नहीं है। जहाँ इस मतलब भरी दुनिया में सब लोग बस अपने बारे में ही सोचते हैं, वहाँ आप अपने बारे में ना सोचकर बस हमारे बारे में ही सोचती हो। सच में भाभी आप बहुत अच्छी हो। कितनी तारीफ करोगी आप मेरी? आपको कॉलेज भी जाना है, जाओ कॉलेज के लिए तैयार हो जाओ, तब तक मैं आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ। गीतिका और करीना थे तो दोनों ननद भाभी, लेकिन दोनों के बीच में इतना ज्यादा प्यार था कि दोनों ही एक दूसरे की छोटी छोटी बातों में भी बहुत ज्यादा मदद करते। घर का सारा काम करने के बाद करीना अपने ऑफिस के लिए निकल ही रही थी कि तभी उसकी सास माया उसे टोकते हुए कहती है, फिर निकल रही है तू? अरे कितनी बार समझाया है कि हमारे यहाँ विधवा की एक ही जिंदगी होती है। तू तो मेरे बेटे को खा गई और अब बाहर काम करके क्या बताना चाहती है सबको कि हम तुझे परेशान करते हैं? नहीं माँ जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं काफी ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ और मुझे इतनी अच्छी नौकरी भी मिल गई। घर में 4 पैसे आएंगे तो कम से कम हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना। मेरे बेटे को तो तू खा गई, इस घर की खुशियों को नजर लगा चुकी है और बोल रही है कि तू इस घर का भला चाहती है। अरे तेरी जैसी बहू की वजह से तो लोग बहुओं को बेटी नहीं मानते। माँ जी, आप कब तक अपने बेटे की मौत का दोषी मुझे ही मानती रहेंगी? मैं आपको समझा समझा कर थक चुकी हूँ। जो भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। आप अपना गुस्सा थूक क्यों नहीं देती? मुझे सब पता है, तू बस संस्कारी बनने का नाटक करती है। अंदर से तो तू कपटी है। जब से तुझसे शादी की है मेरे बेटे ने, तब से उसके ऊपर बुरा साया चल रहा था और मेरे बेटे को तेरा बुरा साया खा गया। माँ जी माफ कर दो। अगर आपको ये लगता है कि जो भी हुआ है उसमें मेरी गलती है तो मैं आपसे माफी चाहती हूँ, लेकिन मेरा दिल जानता है कि मैं इस घर का बस भला ही चाहती हूँ और कुछ नहीं। अगर इतना ही भला चाहती है ना तो इस घर का, तो इस नौकरी को छोड़ और घर के कामकाज पर ध्यान दे। लोग मुझे ताने देंगे कि मैं अपनी विधवा बहू को बाहर भेजकर काम करवा रही हूँ। माँ जी, लेकिन मैंने नौकरी छोड़ दी तो हम पाई पाई के लिए मोहताज हो जाएंगे और आपकी सारी बात मानने को तैयार हूँ मैं, लेकिन ये नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने नौकरी छोड़ दी तो परेशानी हमें ही होगी। करीना अपनी सास को जवाब देकर वहाँ से चली जाती है। माया को अपनी बहू फूटी आंख नहीं भाती थी। माया को यही लगता था कि उसके बेटे की मौत की जिम्मेदार करीना ही है। ऐसे ही कुछ दिन बाद करीना ऑफिस से घर वापस आ रही थी। तभी उसकी पड़ोसन विमला और माया बातें कर रहे थे। विमला करीना को रोकती है और माया से करीना की तारीफ करते हुए विमला कहती है, माया, भगवान ने भले ही तेरा बेटा तुझसे छीन लिया हो, लेकिन करीना जैसी बहू देकर तेरे तो भाग भी खोल दिए हैं। करीना बहू खुद काम करती है और अपनी ननद सास की सारी जरूरतें पूरी करती है, उनका ध्यान रखती है। ये तो नजरिए की बात है, वरना जो बहू तुझे इतनी अच्छी लग रही है उसी की वजह से मेरा घर मायूसी में खो गया है
और ये हमारा ध्यान रखेगी। ये तो सब ढोंग है, बहाना चाहिए इसको बाहर घूमने का। सच ही कहा तूने, ये सब तो नजरिए की ही बात है। तू अपनी बहू को ऑफिस में तो नहीं देख रही कि वो क्या करती है, लेकिन तो ये भी नहीं देखना चाहती कि तेरी बहू घर पर कितना काम करती है, वो भी देख ले। अब घर का काम तो मजबूरी में करना ही पड़ता है ना, वरना बाहर जाने के लिए इजाजत कहाँ से मिलेगी। तू तो अपनी बहू की तारीफ ही कर रही है, अब खुद ही देख ले। तेरी बहू कहीं बाहर जाने के लिए भी तुझसे इजाजत मांगती है, ना कि अपनी मनमानी करती है। तू खुद ही जानती है कि तेरी बहू कितनी संस्कारी है। दूर से सबको चांद बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पास जाकर देखो तो पता चलता है कि चांद में कितने दाग है। संस्कारी इस विधवा को बोलने लगे तो सुहागन औरतों का क्या होगा। तुझे तो समझाना ही बेकार है, मैं ही पागल थी जो तुझे समझाने लगी। माया की बात सुनकर विमला को बुरा लगता है। फिर वो कुछ भी नहीं बोलती है और बात को वहीं पर खत्म कर देती है। माया रोज रोज अपनी बहू को ताने देती रहती है, लेकिन करीना कुछ नहीं बोलती थी। एक दिन करीना को ऑफिस में ही काफी ज्यादा देर हो जाती है। तभी उसके ऑफिस का एक कोलीग जय करीना के पास आता है और करीना से जय बोलता है, अरे करीना, टाइम देखा है तुमने घड़ी में? तुम्हें घर नहीं जाना है क्या? काम करते करते टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता। इतनी ज्यादा लेट हो गई हूँ मैं। आज तो बस का भी पता नहीं है कि मिलेगी या नहीं। खैर, थैंक यू जय। अच्छा, मैं चलती हूँ। अरे रुको रुको, काफी रात हो चुकी है और तुम इस समय अकेली कैसे जाओगी? नहीं करीना, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। और हाँ, मना मत करना, क्योंकि मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। जय की फोर्स करने पर करीना उसके साथ घर जाने के लिए हाँ कर देती है। दोनों रास्ते में काफी ज्यादा हंसी मजाक करते हुए आते हैं, या यूँ कहें कि करीना काफी समय बाद इतना खुलकर हंसी थी। कुछ देर बाद दोनों घर आते हैं। साथ घर जाने के इस सफर को दोनों ही कायम रखते हैं और अब दोनों ही साथ घर जाया करते थे। कुछ दिनों बाद जय के साथ अपनी बहू है ये माया देख लेती है और जैसे ही करीना घर आती है उसके बाद माया उस पर तानों की बौछार करने लगती है और बोलती है, तभी तू नौकरी नहीं छोड़ रही है ना, ताकि तू अपने आशिक के साथ गुलछर्रे उड़ा सके। मैंने तेरी काली करतूत अपनी आँखों से देखी है। क्या कर रही थी तू उस लड़के के साथ? माँ जी, वो मेरे ऑफिस में ही काम करता है और उसका मेरा रास्ता यही है, तो हम दोनों साथ ही आ जाते हैं। आप गलत समझ रही हो माँ जी, सच में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच में। करीना अपनी सास की बात मान लेती है, ऑफिस नहीं जाती। धीरे धीरे कई दिन निकल जाते हैं। वहाँ जय को भी करीना की चिंता होने लगी थी, इसीलिए जय एक दिन करीना के घर ही चला जाता है, जहाँ करीना अपनी सास के साथ बैठी थी और आलू काट रही थी। करीना को देखकर जय कहता है, थैंक गॉड तुम ठीक हो करीना, मुझे इतने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। और हाँ, तुम इतने दिनों से ऑफिस क्यों नहीं आ रही हो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सब ठीक है ना? अच्छा, तो यही है तेरा आशिक जिसके लिए तुम झूठ बोलकर घर से जाती है। जय, तुम जाओ यहाँ से। देख लिया ना, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। अरे ऐसे कैसे चला जाऊं मैं? तुम मेरे लिए क्या हो, मैं कैसे बताऊं तुम्हें? मैं इतने दिनों से तुमसे मिला नहीं, तुम जानती हो मेरे दिल का क्या हाल हुआ है। करीना, मुझे पता है तुम विधवा हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। जय की बात सुनकर माया जय और करीना दोनों को ही खूब खरी खोटी सुनाती है। इतने में वहाँ गीतिका कॉलेज से आती है और सारी बातें सुनने के बाद गीतिका कहती है, वाह माँ वाह, अपनी बेटी के लिए सब कुछ एक से एक देखती हो, और बहू की जिंदगी में जब खुशियाँ वापस आ रही हैं, तो उनके चरित्र पर सवाल खड़ा कर रही हो। तू इन सब चीजों से दूर रह, समझी? अब तक तो मैं दूर ही रही थी, लेकिन अब नहीं। भाभी ने हमारे लिए कितना कुछ किया है। कल को यही सब मेरे साथ मेरी सास मुझे सुनाए, तब आपको कैसा लगेगा? जय भाभी से कितना प्यार करता है। अब आपको अपनी संस्कारी विधवा बहू की विदाई कर देनी चाहिए। कहीं ना कहीं आपके मन से भी थोड़ा बोझ कम होगा। गीतिका की बात सुनकर माया को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी गलती की माफी भी मांगती है। उसके बाद माया अपनी संस्कारी विधवा बहू की धूमधाम से विदाई करवाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।